हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। कि देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। और 22 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। जो पहला पेपर है आपका वो हिंदी का है और दूसरा गणित का है। तो गणित का पेपर देने से पहले 2022 सेट एट HI इसे कंप्लीट कर लीजिए। अभी बता रहा हूँ, अभी कर लीजिए, बाद में टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। ये सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, बहुत ही बार रिपीट किए गए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देख लीजिए। भले ही आपको जो क्वेश्चन आता है उसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको सभी देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता होंगे, तो वो देख लीजिए। हो सकता है कि वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, याद रखिएगा इसको। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने बता दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 2, 4, 6 नंबर वाले, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक यानी मासा, मासा का मतलब HCF हमको निकालना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं हैं वो पहले देख लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में है हमारा। देखो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं हैं, एक तो 272 है, ठीक है, एक है हमारे पास 1032। हमें इनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा अर्थात HCF निकालना है। सबसे पहले 272 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 272 को काटेंगे अगर आप, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से काटिए 2 छंग 12 और 2 ठे 16, ठीक है। और काटिए 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 से और काटिए 2 एकम 2, 2 सते 14 और 17 एकम 17, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड आया है 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है, 4 बार 2 है, तो लिख लो यहाँ पर, और 17 भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1032 है, तो इसको भी जो है इसका भी गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 ने 18 और 129 किससे कटेगा, 3 से काट के देखेंगे, 3 चौको 12, 3 तिया 9। अब 43 आ गया, तो 43 जो है 43 से ही कटेगा। तो इसका हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43। तो अब आपका HCF आ गया है, HCF यानी मासा, ठीक है। देखो मासा यानी महत्तम समापवर्तक, कहने का तात्पर्य HCF। इंग्लिश में HCF भी आ सकता है, कह सकता है कि HCF निकालो, हिंदी में मासा कहेगा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहेगा। तो देखो मासा कैसे निकालते हैं, जो दोनों तरफ होता है। तो देखिए दोनों तरफ इसमें कौन कौन है, देखो ये वाला है, तो इसका जो है बॉक्स बन जाएगा, इसका बॉक्स बन जाएगा और इसका बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, इसका बॉक्स बन जाएगा। बाकी इनके साथ तो बनेगा नहीं, बस। तो आंसर आ गया हमारे पास। देखो बॉक्स वाले को एक बार लिख लो, 2 इस 2 का बना और इस 2 का बना, ठीक है। तो हमारे पास मासा आ गया 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा जो है आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। चलो जो अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² - k इंटू x - 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण है 2x² - k इंटू x - 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हमको क्या है, k के मान निकालना है और बताया गया है इसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं। मूल कैसे हैं, बराबर हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले इसको जो है एक प्रकार से जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। अभी हालांकि ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसको जो है लिखना पड़ेगा इसके व्यापक रूप में। के अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा kx माइनस माइनस प्लस के की 1 से गुणा होगी तो k। अब ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया है। अब आप जो है इसमें d बराबर फार्मूला लगा देंगे। देखो यहाँ पर बताया गया है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसका मतलब विभक्त कर जो होगा 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि d का मान जो है वो 0 है, ठीक है। कैसे मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बराबर मूल है और बराबर मूल होते हैं तो d यानी विभक्त कर 0 होता है। अब बताइए d बराबर फार्मूला क्या होता है। d बराबर फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब देखो यहाँ से d बराबर b हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो b हमारे पास है माइनस का k, 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास k है। तो देखो d की जगह पर हम 0 रख देंगे और k का स्क्वायर करेंगे तो k इसको हो जाएगा यहाँ से, और 4 दूना 8 k, ठीक है। तो 0 यहाँ से आप जो है k और k कामन ले लेंगे तो बचेगा k माइनस का 8, ठीक है। k गुणा में तो बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो बचेगा कितना, यहाँ से देखिए तो k माइनस 8 बराबर, देखो k को 0 को k से भाग दो 0 आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि k बराबर 8 आ जाएगा। तो k का मान कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था,
चलो इसके बाद जो इसका अगला तीसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a 5, -1 b -3, -2 तथा c -1, 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हमें माध्यिका की लंबाई निकालनी है शीर्ष A से जाने वाली। क्वेश्चन को समझ लो। देखो सबसे पहले चित्र को समझ लो। अगर चित्र को समझ लिया तो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, इसको आंसर आप निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, बोला गया है त्रिभुज ABC है, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC यहाँ पर बना लो। ये मैंने क्या किया, एक ABC त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और बोला गया है कि A के निर्देशांक भी तो हमको दिए गए हैं। A के निर्देशांक देखिए यहाँ पर हमको दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 5, -1, ठीक है, A है। और B के निर्देशांक हमको दिए गए -3, -2, ठीक है। और जो C के निर्देशांक दिए गए हैं वो हमारे पास है -1, 8। तो हमको बताना है कि शीर्ष A से जाने वाली मध्यिका की लंबाई। शीर्ष A ये है ना, यहाँ से एक मध्यिका जा रही है, तो यहाँ से क्या है, एक रेखा जा रही है, यहाँ से शीर्ष A से एक मध्यिका जा रही है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लंबाई निकालनी है, क्या होगी। ये हमको लंबाई मान लेता हूँ, ये बिंदु जो है यहाँ पर D है, ये हमको पता करना है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए मुझे ये बिंदु पता है, ये बिंदु नहीं पता, तो ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकल आएगा। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, चूंकि जो D है, बिंदु D BC का मध्य बिंदु है कि नहीं, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु है। देखिए ये D है, BC का मध्य यानी बीच का बिंदु है, इसलिए हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये मान लेता हूँ यहाँ पर इसके निर्देशांक x हैं और y है, ठीक है। तो x बराबर अगर हमको निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर x1 + x2/2, ठीक है। और y बराबर हम लगाएंगे y1 + y2/2, ठीक है। तो देखो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा। देखो x1 हमारे पास -3 है, यहाँ से देखो ये होगा x1, y1, x2 और ये y2 है कि नहीं। तो x1 हमारे पास -3 है, x2 हमारे पास -1 है और /2। अब y बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। देखो y1 हमारे पास -2 है और y2 हमारे पास 8 है /2। तो x बराबर देखो यहाँ से -3 और ये हो जाएगा -1/2 और y बराबर यहाँ से 6/2, 2 तियाँ 6। और यहाँ से देखो मैं दूसरा नेक्स्ट पेज पर आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ से हम x बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे, x बराबर -3 -1 हो जाएगा -4/2। यहाँ से y बराबर हमको 3 मिल गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2 दूना 4 यानी कि x बराबर -2 आया, ठीक है। और जो y बराबर आया वो 3 आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको d का मान मिल गया है। d हमने x का y माना था, तो x बराबर हमारा आया -2 और y बराबर आया 3। तो लिख दो यहाँ पर, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु D के निर्देशांक जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने क्या माने थे, इसके x और y माने थे। देखो x कितना आ गया है, -2 आया है और y आया है 3, ठीक है। ये बिंदु D हो गया है। क्या बिंदु है, बिंदु D है। अब देखो यहाँ से हमको बताया गया है कि इसकी लंबाई निकालनी है, ये जो नीली नीली मैंने खींची इसकी लंबाई। तो A से D की लंबाई यानी दूरी निकालनी है, तो A से D तक की दूरी निकाल लेंगे, यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर लिख दो मध्यिका की लंबाई, मध्यिका की लंबाई फार्मूला होता है, अगर आपको लंबाई निकालनी होती है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी होती है, तो फार्मूला लगाते हैं हम √में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला याद है नहीं याद है, बिल्कुल फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है, याद होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु हैं, देखो जो D बिंदु आया था वो क्या आया था, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, ऐसे करके लिख दो। चूँकि DA बराबर आया है, देखो D कितना आया है हमारे पास, -2, 3 आया है। और A देखो यहाँ पर A हमको दिया गया है 5, -1, तो सिंपली यहाँ पर लिख दो 5, -1 है। अब बस यहाँ से आंसर निकाल दो। अब आ गया आंसर, देखो x1, y1, x2 और ये y2। बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, इससे ईजी कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो x2 कितना है हमारे पास, 5 है, x1 -2 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखो y2 -1 है और y1 हमारा, तो मान रख लो यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप देखें 5, 2, 7, 7, 49, ठीक है। यहाँ से 3 - 4 हो जाएंगे और 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो अगर आप जोड़ लें यहाँ पर तो 9, 6, 15,
4 5 1 6 65, यानी कि यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अंडर रूट में 65। समझ गए इस क्वेश्चन को? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका हमको मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और लाइक दबा करके कीजिए। लाइक बिल्कुल आप लोग नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। देखो बड़ी मेहनत से लगती है पूरी की पूरी वीडियो बनाने में, इतनी देर तक बोलना पड़ता है, तो आप जो लाइक कर दो और जो है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है हमारे पास दिया गया है 5, क्या दिया गया है यहाँ पर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। चलो इसका मान निकालना है तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे होगा, 5 है तो 5 cos 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी होती है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। देखो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूना 4, और यहाँ से हमारा 4, 2 का स्क्वायर 2 आएगा, और इसके स्क्वायर से रूट करेगा 3 बचेगा। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 कम 5, 5/4 प्लस 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा ना हमारे पास, सॉरी 3 बचा है, और ये 4/3 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको पहले इधर लिख लीजिए, 5/4 4/3 प्लस 3 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब इसकी इधर करा दोगे 3×5 = 15, 4 चकू 16, 4 तियाँ 12, और ये 3/1। तो यहाँ से हमारे पास 5 6 11, 1 2 3, 2 3, ठीक है, बटा में 12 प्लस 3/1। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, देखो 31 की 31 कम 31, और 12 तियाँ 36, और 12 कम 12, तो हमारे पास 6 और 1 7, 3 3 6, 67/12 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आ गया आंसर समझ में, बहुत ही आसान था। चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नहीं चौथा क्वेश्चन है। देखो जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बिंदुओं A 1, -3 तथा B -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऊपर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 बिंदु है हमारे पास। ठीक है, 2 बिंदु है, पहला एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु कहीं यहाँ पर होगा, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर है। ये एक प्रकार का रेखाखंड है, बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाला रेखाखंड बना लिया। देखो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो ए के निर्देशांक है वो है 1, 3, ठीक है, और जो बी के निर्देशांक है वो है -4, 6। ठीक है, ये निर्देशांक है। तो बोला गया है कि एक बिंदु है, इसको अंतः विभक्त कर रहा है। एक मान लेता हूँ बिंदु यहाँ पर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है, P है, और इसके निर्देशांक x, 0 है, और यही हमको पता करना है क्या होगा, ये बिंदु बताना है। और ये जो वाला ये बिंदु है, इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लो 2 अनुपात है, और यहाँ से यहाँ तक का 1 अनुपात है। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? ठीक है, बोला गया है कि इसको मान लो M1 है, ठीक है, और इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक M2 है। तो कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। तो यहाँ से आप देखें, कंपेयर करेंगे तो M1 बराबर हमारे पास 2 मिल जाएगा, और M2 बराबर मिल जाएगा 1, इस टाइप से। ठीक है, तो पहला अनुपात मान लो M1 है और 2 है, और ये M2 है दूसरा अनुपात, और कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, इसको विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये वाला बिंदु है, हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब आंसर भी समझ में आ जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर देखो M1 और M2 अंतः विभाजित है, अंतः विभाजित कर रहा है, तो अंतः विभाजन के फॉर्मूला से देखो, अंतः विभाजन, ठीक है, विभाजन सूत्र से देखो, अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, बोला गया है अंतः विभक्त कर रहा है, विभक्त यानी विभाजित। तो देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है M1x2 प्लस M2 x1/M1 प्लस M2। ठीक है, चलो
अब x में होता है, y में यहाँ पर हम निकाल लेंगे, y में m1/2 प्लस m2/y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का हमें मिल जाएगा। देखो m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास 2 है, और x2 x1 ये भी मिले, कहाँ से मिलेंगे, देखो यहाँ से मिलेंगे। ये पहला वाला x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें मान रख दो, x2 हमारे पास कितना है, -4 है। ठीक है, और प्लस m2 हमारे पास कितना है, 1 है, और x1 हमारे पास 1 है, बटा m1 प्लस m2, m1 हमारे पास 2 है और m2 हमारे पास 1 है। ऐसे ही आपको y का देख लीजिए, y में m1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास 6 है, प्लस m2 1 है और y1 हमारे पास देखो 3 है। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2, m1 2 है और m2 1 है। ठीक है, मानों को रख दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आंसर निकालेंगे कैसे। x बराबर देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 1 कम 1 बटा में 2 और 1 3। ऐसे ही y बराबर देखो 2 छंग 12, 3 कम 3 और 2 1 3। तो यहाँ से x बराबर देखो यहाँ से आ जाएंगे माइनस के 7 बटा 3, क्योंकि -8 और प्लस का 1 घट जाएगा ना, तो 7 बचेगा। यहाँ से देख लीजिए 12 3 15, 15 बटा 3 यानी 3 15। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास आ गया प्लस का 5 आया है। ठीक है, कितना आया है, 5 आया है। तो लिख दो यहाँ पर अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु P के निर्देशांक, हमको इसी के निर्देशांक निकालने थे ना कि यहाँ पर ये इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसके जो है निर्देशांक ज्ञात कीजिए x, y। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है x, y बराबर देखो x का मान कितना है, -7 बटा 3 और y का जो मान आया वो 5 आया। तो यही हमारा जो होगा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। चलो, इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में 2 संकेंद्र वृत्तों जिसका केंद्र O है, ठीक है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर के चाप PQ तथा AB हैं। यदि कोण POQ बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको जो है चित्र दिया गया है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मैं आपको बता दूं ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है ये फालतू के क्वेश्चंस को करने में कुछ टाइम नहीं बचा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं तो इसे क्या करने से फायदा, कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न सारणी में एक गांव के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक बारंबारता है, सारणी है, इसमें क्या है, हमको माध्य निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, माध्यक और बहुलक आप सभी को निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको स्पेशली उन वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें मैंने माध्यक और बहुलक निकालना सिखाया है। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपज प्रति हेक्टेयर यहाँ पर हमको दिया गया है, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास खेतों की संख्या है, खेतों की संख्या। ठीक है, हमको माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यहाँ पर से 40 से 44 अंतराल में दिए गए हैं, फिर 45 से 49 है, फिर आपका 50 से 54 है। ठीक है, फिर 55 से 59 है, उसके बाद 60 से 64 है, फिर 65 से 69 है। इतना है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पर हमको खेतों की संख्या दी गई है 4, 6, 16, 20, 30 और 24। हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने का। माध्य बराबर होता है फार्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना माध्य निकालने का। तो देखो यहाँ पर हमें f की ज़रूरत पड़ेगी, तो f यहाँ पर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और ये खेतों की संख्या हमको दी गई है, खेतों की संख्या उसमें बताया गया 100 खेतों की संख्या है। गांव के 100 गेहूं के खेत, अच्छा गेहूं के खेत कितने हैं, 100 हैं। तो कहने का मतलब अगर आप इसका सिग्मा करेंगे, देखो एफ ये है ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, योग करना। तो सबसे अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, उसमें बता दिया, क्वेश्चन में बताया गया है कि खेतों की संख्या 100 है, तो इसका जो है योग सिग्मा एफ एक्स, अगर सिग्मा एफ करेंगे तो 100 आएगा। उसके बाद मुझे एक्स चाहिए होगा, फिर एफ एक्स करेंगे तो एक्स देखो कैसे निकलता है। एक्स निकलता है, देखो एक्स निकालने का तरीका ये होता है, पहले इनको जोड़ो फिर उनका आधा करो। 40 और 44 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 4 आ जाएगा, 4 और 4 8, 84 हो जाएगा। और 84 का अगर आप आधा करेंगे तो 2 चौको 8,
2 दूना 4 यानी कि 42 आएगा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर इनको जोड़ो, 9 5 14 हो जाएगा, 4 4 8 और एक 9, तो 2 चौकू 8, 2 सते 14, मतलब 5 5 आपके जोड़ रहे हैं। अभी देखिए 2 मिनट रुकिए, जिसमें जोड़ेंगे आप इनको पहले जोड़ो, फिर उसका आधा करो, 50 50 100, और 100 के बाद हो जाएंगे 104। अब इसको आधा करोगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब आप देखिए यहाँ पर 5 5 जोड़ रहे हैं ना, इसमें 5 इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें 5 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ये मिल रहा है 47 में 5 जोड़ेंगे इतने मिल रहे हैं, तो मतलब 5 5 जोड़ने से जो अगला वाला मिल रहा है, तो 5 5 जोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57 आएगा, 57 में 5 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा, 62 में 5 जोड़ेंगे तो 67 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x मिल गया, उसके बाद मुझे fx यानी कि f की गुणा x से करा करके fx मिल जाएगा, तो fx हमको देखो यहाँ से मिलेगा गुणा कराने से, तो f ये है x ये है, तो इसकी इससे गुणा करा दो, देखो 4 दूना 8 और 4 चौकू 16, इसकी कराएंगे तो 6 सते 42 और हासिल 4 चले जाएंगे, तो 6 चौक 24, 4 28। अब यहाँ पर 16 की कराएंगे, फिर उसके बाद कराएंगे तो यहाँ से हमारे कुछ डिजिट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इनको जोड़ दीजिएगा, यहाँ से इसकी गुणा कराने पर जो मिले उसके बाद जोड़ देना, उसके बाद जो जोड़ने पर आए यहाँ पर सम आए, जो जोड़ने पर जो एड आता है यहाँ पर रखिएगा, इससे भाग दीजिएगा 100 से, देखो जोड़ने पर जो आए उसको 100 से भाग दीजिएगा, इस मामले में रख करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। दूसरे का खा है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक घन है 7 सेंटीमीटर भुजा का, तो 7 सेंटीमीटर भुजा का सबसे पहले यहाँ पर चित्र से समझो, चित्र के माध्यम से समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पर एक घन है, ठीक है, एक प्रकार का ऐसे समझ लो घन है, क्योंकि आपको पता है उसके एक सतह ले रहा हूँ, एक मैं इसकी जो है पृष्ठ ले रहा हूँ, इससे क्या कर जाता है, इससे एक गोला काट करके जो है बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका गोला बनाया गया इस टाइप से, ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पर अंदर दिखाया ना, ये वाला गोला जो है बनाया गया है। और वो बोला गया है, क्या बताया गया है, देखो 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के एक घन को छील कर, ये हमने क्या किया, एक घन लिया इस प्रकार से वर्गाकार, और इसको जो है छील करके एक गोला बनाया गया, तो ये इस प्रकार का था, तो इसको मैंने ये वाला जो इसके जो कोण है ये जो है इसको मैंने छील दिया, ये क्या किया मैंने इसको छीला। ठीक है, तो छीलने पर क्या होगा, एक गोला बन जाएगा, ये गोला बन जाएगा छीलने पर, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है गोला बन जाएगा। तब आपको बताना क्या है, छिली हुई लकड़ी का आयतन, मतलब कितनी लकड़ी छिल गई है इस गोले को बनाने में, कितनी लकड़ी छिली है उसको निकालना है। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, ऐसे देखो यहाँ पर भुजा कितनी है, भुजा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पूरी की पूरी जो है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें 7 है पूरी की पूरी, तो 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या जो आर होगी वो आधी हो जाएगी ना, 7/2 हो जाएगी, पूरी 7 है तो त्रिज्या एक प्रकार का व्यास है ना 7, तो इसकी भुजा 7/2 यानी कि आधी होगी, व्यास की आधी त्रिज्या। तो इस तरीके से जो है हमारे पास त्रिज्या भी आ गई। तो यहाँ पर लिख दो शेष बची लकड़ी का आयतन, यही हमको बताना है ना। तो कैसे निकलेगी, आप कैसे निकालेंगे कितनी बचेगी, तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये पूरा का पूरा घन होगा, तो इस घन के आयतन से, देखो घन का आयतन से आपने क्या किया, इस घन के आयतन से इस जो है इसको छील दिया। ठीक है, इस लकड़ी को छीला है, तो देखो यहाँ पर घन का आयतन माइनस इस पूरे के पूरे घन से इस गोले को जो आप घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो घन के आयतन से क्या कर देंगे, गोले का आयतन घटा देंगे, तो गोले का आयतन, समझ गए क्वेश्चन को, इस पूरे के पूरे घन से इस सफ़ेद को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो यही कर रहे हैं हम। देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 कर दो यहाँ पर, और माइनस गोले का आयतन कितना होता है बेटा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब आंसर आपका आ गया। देखो भुजा कितनी है हमारे पास, 7 है, तो 7 कर दो यहाँ पर, 7 का क्यूब 4/3, पाई की जगह पर 22/7 रख दो, और r क्यूब बोल रहा है, तो r कितनी है अपने पास 7/2 है, तो क्यूब है 3 बार लिखना पड़ेगा, तो ऐसे करके लिख दो। फिर इसके बाद जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 7 7 49, 49 की 7 से गुणा कराने पड़ेगी, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास
11 गुणा 7 सतह 49 बटा नीचे हमारे पास 3 बच रहा है। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब इसको आप घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 163 सही 1/3। ठीक है, इतना आएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से, इस चीज़ को सॉल्व करके इतना आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, पॉइंट में निकाला तो पॉइंट भी सही होगा या बटे में ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस घन के आयतन से इस गोले को घटा देंगे तो छिली हुई लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीकों को इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 बराबर 25/3, जहाँ x इज नेबर इज इक्वल टू 3,4 को हल करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। इसको हल करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है। उसके बाद मूलों की प्रकृति बतानी है तथा सूत्र का प्रयोग करके हल भी करना है। मूलों की प्रकृति यानी कि विविक्त कर बताना है, विविक्त कर निकाल के मूलों की प्रकृति बतानी है। उसके बाद इसको हल करके धराचार्य फॉर्मूले से वो भी बताना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और 2024 में आ सकता है ये क्वेश्चन, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो यहाँ पर क्या है, हमको दिया गया है सबसे पहले 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, और बराबर में 25/3। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हल करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं, और द्विघात समीकरण मिल जाएगी तो हल तो कर ही लोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसकी इधर देखो 2x की गुणा हो जाएगी हमारे पास x माइनस 3 से, प्लस ये हमारे पास क्या है 2x माइनस 5 है, इससे गुणा करेगा। देखो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है x माइनस 4, अब आमने सामने हो जाएगी इस तरीके से। तो ये x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर में अपने पास 25/3 है। ठीक है, अब 2x की अंदर गुणा करा दीजिए। देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 की 3 से कराओगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करा दो। ठीक है, 2x की x से हो जाएगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x की 4 से होगी तो 4 दूना 8x हो जाएगा। ऐसे ही 5 की करा दो, 5 की x से होगी 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 20। ठीक है, और यहाँ पर हम देखो यहाँ से x की x से कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा, x की 4 से कराएंगे तो 4x आएगा, 3 की x से कराएंगे तो 3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 चौको 12 बराबर में अपने पास कितना आएगा 25/3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, कटेगा कि नहीं कटेगा कुछ, तो यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 2x स्क्वायर हमारे जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6x माइनस 8x, तो 8 9 10 4 14 हो जाएंगे, 14x 14 और 5 19x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है प्लस के 20 बच रहे हैं। अब नीचे देख लो x स्क्वायर माइनस 4 3 7 माइनस के 7x हो गए, प्लस 12 बराबर 25/3। ठीक है, इसकी इधर करा दो, इसकी इधर करा दो। अब हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसकी इधर कराएंगे तो 3 चौको 12 x स्क्वायर, 3 की इधर कराओगे 3 9 27 19 57 हो जाएगा ना, 3 9 27 हो जाएगा, 3 कम 3 4 5 57, 19 से 57, और 3 दूना 6 20 3 60। इसकी इधर करा दो। देखो इसकी इधर करा देंगे तो 25 की x स्क्वायर से होगी तो हो जाएगा 25x स्क्वायर, 25 की यहाँ पर कराएंगे तो 7 पना 35, 7 दूनी 14 15 16 17 175 x। ठीक है, प्लस 25 की 12 से करा दो गुणा, 12 गुणा 25, 5 दूना 12 पंजे 60 हो जाएंगे ना यहाँ पर, 5 दूना 10 5 के 5 12 दूना 24 0 6 4 10 2 और 1 3। ठीक है, तो 300 आ जाएगा हमारे पास। इतना क्लियर है। इसकी इधर करा दी, इसकी इधर करा दी। ठीक है, अब यहाँ से देखो 12x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 60 बराबर हटा देंगे तो यहाँ से देखो 25x स्क्वायर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये हमारे पास x स्क्वायर है ना, तो 12x स्क्वायर से 25x स्क्वायर गया तो माइनस का 13x स्क्वायर बचा, 57 माइनस का है प्लस का है तो प्लस का घट जाएगा ना, तो प्लस का बचेगा, प्लस का ज़्यादा है ना, तो 175 से 57 घटा दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या है 175 हैं, मुझे 57 घटाने हैं, तो यहाँ से 2.5 लोगे। ठीक है,
तो यहाँ से 2.5 लोगे तो हो जाएंगे 15, 15 में से 7 गए 8 बचे ना हमारे पास, और यहाँ पर बचे 6, 6 में से 5 गया 1, 118 बचेंगे लगभग। कितने बचेंगे? 118 ही बचेंगे ना। हाँ 118 बचेंगे, 118x, और प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, माइनस के जाए तो माइनस के आएंगे, तो 140 सॉरी यहाँ पर 240 आएगा। ठीक है 240 आएगा। यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है, और कुछ कटेगा तो काट दो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से जो माइनस कॉमन ले लेंगे, जब क्या बचेगा देखो 13x², प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। तब हमारे पास फाइनली एक द्विघात समीकरण बन गई है। मैंने हल कर लिया इसको, तो हमारे पास जो बनी है ये हमारे पास देखो द्विघात समीकरण बन गई है ये। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गई, ये हमारे पास है समीकरण पहली। अब इसको हल करना है मुझे। सबसे पहले तो प्रकृति बतानी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मूलों की प्रकृति सबसे पहले निकालेंगे। तो देखो मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी वो हमको बताना था। तो देखो सबसे पहले डी, मूलों की प्रकृति अगर निकालनी होती है तो इसका मतलब डी यानी कि विभक्त पता करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डी बराबर फॉर्मूला होगा b² - 4ac। तो डी बराबर देखो b कितना है हमारे पास, माइनस का 118 है, और -4 × a 13 है, और c हमारे पास 240 है। तो डी हमारे पास जो आएगा 118 की 118 से गुणा कराओ भाई, बहुत जो है लंबी कैलकुलेशन है। इसके बाद गुणा करा दीजिए। देखिए 118 की गुणा जब 118 से होगी तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 13,924। कितना आएगा? 13,924 माइनस, अब इसकी इससे गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए जब इसकी कराएंगे तो आ जाएगा 12,480। एंड जब आप इसको घटाएंगे यहाँ से, इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 1444, यानी 1444 आएगा। अब ये हमारे पास जो है आया। अब देखिए डी किस में आया, प्लस में आया। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो लिख दो मूल वास्तविक होंगे। अच्छा प्रकृति पूछी गई तो प्रकृति हमारी कैसी हो जाएगी, वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे। चलो अब इसके बाद बताया गया था कि इसको हल भी करना है। अगर मूल वास्तविक हो, हल देखो प्रकृति बताने के बाद क्या करना है, इसको हल भी करना है। इसको हल करेंगे। देखो अब इसको हल किस विधि से कर सकते हैं, धाराचार फार्मूले से कर लो। देखो यहाँ पर आप जानते हो धाराचार फार्मूला, धाराचार्य क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, धाराचार्य सूत्र से। देखो धाराचार्य सूत्र क्या कहता है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। तो यहाँ से देखो x बराबर -b, तो देखो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस है और b कितना है, माइनस का 118 है। तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 118 प्लस माइनस फिर √ b²। बाकी देखो यहाँ पर देखो ये चीज़ हमने जब सोल्व करी, यहाँ पर देखो b² - 4ac, b² - 4ac, जब इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आया, 1444 आया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट 1444। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पर बटा में 2a कितना है हमारे पास, 13 है, a 13 है ना यहाँ पर 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 118। यहाँ पर देखो 13 दूना 26। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो 118 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है 38 बटा में 26। अब आप यहाँ पर प्लस ले लो माइनस ले लो और आंसर आ जाएगा। देखो प्लस लेने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस में भी है माइनस में भी है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर प्लस लेना है तो 118 प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है, तो प्लस लेना है सिर्फ और सिर्फ बटा में 26। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 3 4 और 1 5 1। ठीक है, 156 और ये 26। तो यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 एकम 2 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, और 3 6 78। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहला जो मूल आया है वो आया, पहला जो मूल आया वो आया है 6। ठीक है, बाकी माइनस ले लेते हैं तब देखते हैं क्या आता है माइनस लेने पर। अब यहाँ पर देखो माइनस लेंगे तो 118, अब की बार प्लस नहीं लेना माइनस लेना है। तो यहाँ से देखेंगे अगर आप तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 8 बचेंगे और नीचे 26। अब ये हो जाएगा देखो कितना, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 40 बटा
13, ये हमारे पास जो है आंसर आएंगे इसके। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था हमें। चलो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर अतः 6,40/13 मूल होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देनी लास्ट में, बाकी यहीं पर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ पर थेल्स प्रमेय जो आपने प्रमेय 6.1 पढ़ी है उसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। घा है यहाँ पर। सबसे पहले बताया गया है कि किसी त्रिभुज, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस टाइप से मैंने बना लिया एक त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बनाया और इसमें बताया गया है, मान लेता हूँ त्रिभुज ये है ABC त्रिभुज है। ठीक है, ABC त्रिभुज है। कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, इस भुजा के मान लीजिए मैं समांतर क्या करता हूँ, एक रेखा खींचता हूँ। एक भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, ये देख लीजिए, ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है, मान लेता हूँ D है और E है। दो बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी देखिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी कि दो ये भुजाएं हमारे पास ये हैं, शेष बची दो भुजाएं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में, यानी कि AD बटा DC बराबर AE बटा EB। ये हमारे पास जो है हमें सिद्ध करना है, इस चीज़ को जो है हमें सिद्ध करना है। अब देखो कैसे करोगे इस चीज़ को सिद्ध। चलो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी रचना कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, बिंदु D से इस AE पर एक लंब डाला, मान लेता हूँ ABCDE, इसे F मान लो। ठीक है, मैंने एक लंब DF डाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने बिंदु E से एक लंब डाला, बिंदु E से AD पर एक लंब G डाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने C को E से मिलाया और B को D से मिलाया, ऐसे करके। ठीक है, ये रचना आपको कर देनी और यहाँ पर रचना आपको लिखनी भी है, आपको रचना लिखनी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि सर्वप्रथम हमने बिंदु D से AE पर लंब डाला, लंब DF डाला, तथा फिर बिंदु D से हो गया, फिर E से AD पर लंब EG डाला। ठीक है, फिर C को E से मिलाया तथा B को D से मिलाया। ये चीज़ आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलो अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे। हमें क्या चाहिए, AD चाहिए। तो AD कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर AD मिल रहा है। तो AD मिल रहा है हमें इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ADF में। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखो ये ADF कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको हमसे पूछा गया। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ठीक है, यहाँ पर ये लंब लिखा हुआ है, लंब। ठीक है, लंब गुणा आधार। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब। ADF में लंब हमारा क्या है, DF है।
और आधार कितना है, AD आधार है। बस ये समीकरण मान लो पहली। ठीक है, अब इसके बाद चलो हमें AD मिल गया, अब हमें DC चाहिए। देखो यहाँ पर DC, अब DC यहाँ पर मिलेगा, DC इस वाले में मिलेगा, तो त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। अब इसका देखो क्षेत्रफल, सेम फार्मूला है 1/2 गुणा लंब। देखो लंब एक ही रहेगा, क्योंकि देखो ये लंब जो है ना, लंब कर अपने पास देखो लंब DF था, तो लंब DF ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये रेखा है, इस पर एक ही लंब तो डाला हमने, तो लंब हमारा DF रहेगा। गुणा आधार, आधार अपने पास कितना है, DC है। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DCE में आधार ये है और लंब ये है, लंब यही रहेगा। समीकरण बन गई सेकंड। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये इतनी चीज मिल गई हमें। अब हमें देखो यहाँ पर AD/DC चाहिए, तो बटा का मतलब भाग, इसको भाग देना पड़ेगा, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखो समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करने पर, देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बटा इस वाले त्रिभुज का, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, तो बराबर ये हमारे पास क्या है, 1/2 गुणा DF गुणा AD बटा 1/2 गुणा DF गुणा DC। ये चीज़ पूरी की पूरी कट गई, तो हमारे पास इसलिए आ गया क्या, त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल कितना आ गया, AD/DC आ गया, AD/DC। ये समीकरण मान लो A। अब आधी चीज हमारा आधी चीज जो है सिद्ध हो गई, ये देख लीजिए यहाँ पर आधा हमारा क्वेश्चन हो गया। AD/DC लाना था, तो देख लीजिए AD/DC आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, AE/EB चाहिए। तो देखिए इसे हम नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर करेंगे। अब देखो AE चाहिए, अब AE कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा AE, तो त्रिभुज AEG में, त्रिभुज AEG का क्षेत्रफल, वही फार्मूला है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज AEG का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसमें देखिए लंब हमने इधर यहाँ पर देखिए, इसमें लंब हमने ये डाला था, तो लंब हमारे पास EG है, तो लंब हमारे पास हो जाएगा EG गुणा आधार अपने पास AE है, तो आधार हो जाएगा AE। तो ये समीकरण मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो इसको, ठीक है, ये थर्ड हो गई। अब इसके बाद देखो हमें AE मिल गया, अब हमें EB चाहिए, तो EB यहाँ पर मिलेगा, तो त्रिभुज EBD में, चूंकि त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा लंब, लंब क्या है इसमें, लंब देखो इस वाली रेखा पर पूरा का पूरा लंब EG ही है, तो लंब हमारा EG ही रहेगा। पहले हमारा DF लंब था, अब की बार EG है, और गुणा आधार, आधार कितना है, आधार EB है, तो आधार EV। ये समीकरण मान लो फोर्थ। अब हमें क्या चाहिए, AE/EB, यानी कि इसको इससे भाग देना पड़ेगा, तो AE/EB आ जाएगा, तो समीकरण थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेबल बाई फोर्थ। देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज AEG का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल। ये हमारे पास देखो यहाँ पर आया 1/2 EG गुणा AE, इसके बटे में इसे डाल दो 1/2 गुणा EG गुणा EB। क्या किया मैंने, भाग दे दिया। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट दो, ये चीज़ कट जाएगी, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो लिख दिए, इसलिए त्रिभुज AEG का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल बराबर AE/EV। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे अगर आप, तो देखो यहाँ पर ADF है इधर, और इधर हमारा AEG है, इधर हमारा DCE है, इधर हमारा EBD है। अगर ऊपर देखें ध्यान से तो ADF, देखो ADF कहाँ है, ADF ये वाला, और इधर AEG, देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर, इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ADF जो है वो
ई जी ए के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दो कि त्रिभुज ए ई जी का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए डी एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल। वैसे ही यहाँ पर देखो ई बी डी और डी सी, पहले देखो डी सी है तो डी सी देखो डी सी ई ये वाला, और देखो यहाँ पर ए ई बी डी ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर लिख दो यहाँ पर कि त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए वो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा इसको, इस चीज को मैं अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो क्या है हमारे पास ए ई जी, और ए ई जी इसके बराबर है ए डी एफ के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल बटा ई बी डी किसके बराबर है, ई बी डी बराबर है डी सी का, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं डी सी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है ए ई बटा ई बी है। अब इसे समीकरण बी मान लो, समीकरण बी मान लो। अब आपने देखा था वहाँ पर पीछे कि समीकरण ए हमारे पास इतनी है, और समीकरण जो बी है, समीकरण बी हमारी ये है, तो समीकरण ए और समीकरण बी की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण ए और बी की तुलना करने पर, समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे, देखो तुलना करने पर देखो यहाँ पर ए डी एफ इधर है, ए डी एफ इधर है, डी सी इधर है, डी सी इधर है, मतलब बिल्कुल एक जैसा है, तो ये चीज़ जो है कट जाएगी, तो हमारे पास ए डी बटा, तो यह जाएगा हमारे पास ए डी बटा डी सी बराबर ए ई बटा ई बी, यही हमको सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है करना था आपको, इस तरीके से सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा। वो ये थेल्स में थी, अगर आप कमेंट करेंगे तो स्पेशली इसको जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, स्पेशली एक जो है वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, उस पर मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन रहा है, कह रहा है कि एक धात्विक गोले का आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी शंकु की ऊंचाई क्या होगी वो हमको बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गोला है, और गोले का जो आंतरिक व्यास है, यहाँ पर ऐसे लिख लो हल, गोले का आंतरिक व्यास, गोले का, ऊपर क्वेश्चन देखिए वहाँ पर हमको दिया गया है आंतरिक व्यास, क्या है भाई, आंतरिक व्यास। देखो गोले का जो आंतरिक व्यास है वो है हमारे पास कितना, 4 है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंतरिक यानी अंदर का जो व्यास है वो 4 है, इसलिए जो त्रिज्या होगी, मान लेता हूँ R1, जो त्रिज्या होगी वो देखो 4 व्यास है तो त्रिज्या 2 होगी, आधी होगी, क्योंकि आपको पता है व्यास की आधी त्रिज्या, व्यास है 4 तो त्रिज्या आधी 2 सेंटीमीटर होगी। और देखो गोले का आंतरिक व्यास 4 है और बाहरी व्यास बताया गया 8 है, बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये मान लेता हूँ D1 यानी पहला डायोप्टर है और ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो जो सेकंड रेडियस हो जाएगी, जो दूसरी त्रिज्या हो जाएगी, देखो ये पहली R1 थी, देखो पहले जो आंतरिक व्यास था 4 था तो त्रिज्या R1 हो गई 2 हमारी। ठीक है, और अब की बार जो बाहरी व्यास है वो 8 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 4 होगी आधी, हमने बताया ना व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि शंकु बनाया जाता है, इस गोले को पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है, और शंकु की जो व्यास है, जो शंकु का व्यास है, यहाँ पर लिखिए तथा शंकु का व्यास, देखिए ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए शंकु का व्यास हमको दिया गया है, शंकु का व्यास हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या इसको कैपिटल R मान लेता हूँ तो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु की जो है ऊंचाई निकालनी है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की
ऊंचाई हमको बतानी है, h हमको बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर गोले को पिघलाया गया, शंकु बनाया गया, तो इसका आयतन बराबर होगा, मैंने पहले आपको बताया था, समझाया था कि पिघलाने से दूसरी जब चीज़ बनाई जाती है तो उसके आयतन में कमी नहीं होती है, जो आयतन होता है वही आयतन रहेगा। 8 किलो का आपने अगर गोला पिघलाया तो 8 किलो का ही शंकु बनेगा, आयतन में कोई कमी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, तो ये चीज़ लिख सकते हैं हम। तो लिख दीजिए यहाँ पर, चूँकि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब गोले का आयतन कैसे निकलेगा, बाहरी गोले से आंतरिक घटाना पड़ेगा। बाहरी वाला जो गोला है ना, ये देखो इस प्रकार का गोला था, इससे बाहर की जो बाहरी जो व्यास है वो 8 है, और आंतरिक व्यास जो है इसका ठोस गोला, इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा जो है अंदर जो है बिल्कुल गोला बचा हुआ है, तो जो आंतरिक व्यास है वो 2 है। तो कहने का मतलब इस बड़े से इस छोटे को घटाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे कह सकते हो कि बड़ा यानी कि बाहरी गोले का व्यास, या ऐसे समझिए कि बाहरी गोले का आयतन, बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन, आंतरिक गोले का आयतन। ठीक है, और शंकु का आयतन यहाँ पर लगा सकते हो, शंकु का आयतन भी ऐसे ही लिखे रहने दो, बाद में भी देखेंगे शंकु का आयतन। देखो बाहरी गोले का आयतन, हमने गोले का आयतन कैसे निकालोगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी R1 मानी थी तो R1 क्यूब हो जाएगा। इसके लिए देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसकी मैंने R2 मान के रखी, ऊपर देखिए R2 है तो R2 का क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई, इसकी कैपिटल R मानी है तो कैपिटल R² H। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो हो गया, आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो 4/3 पाई कॉमन है तो निकाल लो, बचेगा R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, और इधर हमारे पास बचेगा 1/3 पाई R²। R कितनी है हमारे पास, 4 है शंकु की त्रिज्या, और H हमको निकालनी है। अब जो कटे उसे काट दो, देखो पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 4 से 4 भी कट जाएगा। ठीक है ना, कट गया बिल्कुल। चलो अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास R1 का क्यूब, R1 हमारे पास कितनी है, R1 हमारे पास जो त्रिज्या है वो है 2, कितनी है 2 है ना, देखिए 2 है, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 R2 हमारे पास 4 है तो 4 का क्यूब कर दो, 4 गुणा 4, और ऐसे ही देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 गुणा H, तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 चौको 16 चौको 64 बराबर 4H। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये थोड़ा सा मुझसे जो है मिस्टेक हो गई एक्चुअली, मैं बताऊँ आपको, यहाँ से मुझे जो है बाहरी जो था ना यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पर बाहरी गोले की त्रिज्या, तो बाहरी गोले की त्रिज्या यहाँ पर मैंने क्या मानी थी, देखो यहाँ पर R2 थी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर R2 और R1, क्योंकि आंतरिक R1 है गोले के, यहाँ पर तो R2 होगा और ये R1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, चलो हटा लो। R2 कितना है, 4 गुणा 4 माइनस R1 कितना है, 2 गुणा है ना, तो 2 गुणा 2 बराबर यहाँ पर हमारे पास 4 गुणा H। देखो 4 चौको 16 चौको 64, और 2 दूना 4 दूना 8, और ये 4H। तो यहाँ से देखेंगे अगर आप तो 56 आएगा ना हमारे पास, 8, हाँ 56 ही आएगा, और ये 4H ये कट जाएगा तो 4 कम 4, 4 चौको 16। कहने का तात्पर्य H बराबर हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलो आगे जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है तथा कुल बारंबारता 230 है, तो F1 और F2 ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, एक चित्र पहले वो बना लो। यहाँ पर जो बारंबारता सारणी है, सारणी को बना लो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, और इधर हमारे पास बारंबारता है, बारंबारता। चलिए इधर हमारे पास 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये हमें इतना वर्ग अंतराल दी गई है, और बारंबारता भी हमको कुछ दी गई है। बारंबारता में बताया गया कि 12 है, 30 है, F1 है, 65 है,
F2 है, 26 है और 18 है। ठीक है, चलिए हमको क्या क्या दिया गया है वो चीज़ देखिए। यहाँ पर हमको माध्यक बताया गया है कि माध्यक कितना है, माध्यक बताया गया है कि 230 है। ठीक है, तो हमको सॉरी यहाँ पर माध्यक 230 नहीं है, गलती हो रही है, 46 है। ठीक है, माध्यक इतना है और कुल बारंबारता हमको दी गई है 240। ये बारंबारता जब आप इसका योग करोगे ना तो कितना आएगा यहाँ पर, इसका अगर आप योग करोगे तो हमारे पास आएगा 230। ठीक है, ये हमको इसको आप जोड़ोगे तो इतना आएगा, तो n हमारे पास ये है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको जोड़ते हैं तो n प्राप्त होता है, तो n बराबर हमारा 230 है, क्योंकि बता दिया गया है कि कुल बारंबारता 230 है। तो बारंबारता को जब जोड़ोगे F1 और F2 का मान रख करके जब जोड़ोगे तो 230 आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो हमको F1 बराबर और F2 बराबर पता करना है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H, यही फार्मूला होता है ना। तो सबसे पहले देखो CF आ रहा है, तो सबसे पहले CF बना लो। यहाँ पर CF यानी संचय बारंबारता बना लो। तो देखो CF कैसे बनेगी, CF ऐसे बनती है, जो पहला वाला होता है बारंबारता को पहले ही वैसा ही लिखा रहने देते हैं, फिर क्रॉस में जोड़ते जाते हैं। जैसे कि पहले 12 था, 12 लिखा रहने दिया, अब ऐसे जोड़ दो क्रॉस में, 12, 30, 40, 42 हो जाएंगे ना हमारे पास, और 42 में ये जुड़ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 42 प्लस F1, इसके साथ इसे जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 6 4 10 प्लस F1, फिर इसके साथ इसे जोड़ेंगे तो 107 में F1 है और ये F2 भी जुड़ जाएगा। इसके साथ अब इसे जोड़ लेंगे तो हमारे पास देखो 6 6 12 13, हासिल 1 और 2 कितने, हाँ ठीक है। अब देखो 6 6 12 13 हो जाएगा, हमारे पास 2 हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 133 हो जाएंगे। ठीक है, 133 प्लस F1 माइनस F2, और इसमें इसे जोड़ दो तो 8 9 10 11 हो जाएंगे। 3 ये हैं, 3 और 1 4, वहाँ से वाला 1 5, 151 प्लस F1 प्लस F2, ये चीज़ हमारे पास आ गई। कैलकुलेशन बहुत जो है लंबी है, तो उस तरीके से आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ऊपर ध्यान दीजिए, देखो आपको पता होगा, आपने लॉजिक समझा होगा कि जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आता है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ का जो, जैसे कि मैंने इसको जोड़ा तो जो लास्ट वाला होगा वो इसके हमेशा बराबर होता है, यानी कि हमेशा बराबर होता है, तो अभी भी बराबर ही है। कहने का मतलब 151 प्लस F1 प्लस F2 बराबर होगा 230 के, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे करके तो जो यहाँ पर आएगा वही इसको जोड़ने पर मिलेगा, तो यानी कि यहाँ का बराबर होता है इसके। तो यहाँ से हमारे पास देखो F1 प्लस F2 बराबर 230 से 151 चले जाएंगे, क्योंकि उधर जाएगा तो पहले ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से F1 प्लस F2 बराबर, यहाँ से यहाँ पर 2.5 10 1 बच 9 बचेगा ना, यहाँ पर 9 और यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 2, तो 12 5 7 12 7 79। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है, ये पहली वाली समीकरण F1 प्लस F2 बराबर 79, ये हमारे पास बन गई है। चलो अब यहाँ पर मान रखते हैं। देखो माध्यक कितना हमको दिया गया, 46 दिया गया है। L वगैरह तो मैंने निकाला ही नहीं अभी, तो सबसे पहले F निकालेंगे हम। तो F ये है, इसमें जो सबसे बड़ा है भाई F है, इसमें सबसे बड़ा आपका 65 है, तो F हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, F कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और F के सामने वाला L होता है, तो L हमारा कितना है, L हमारा है 40। ठीक है, L कितना है, 40 है। उसके बाद CF, तो CF कब मिलेगा, देखो इसके सामने वाले के ऊपर वाला, देखो F के सामने वाले के ऊपर वाला CF होता है, तो F के सामने ये है, इसके ऊपर ये है, तो इसका मतलब CF हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, CF हमारे पास ये हो गया। ठीक है, बाकी H अंतर होता है, तो इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि 10 में 10 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ोगे 30 आएगा। तो इसी तरीके से देखो L हमारे पास कितना है, 40 है, तो यहाँ पर 40 लिख दो, प्लस N कितना है हमारे पास, 230 है बटा 2 माइनस CF कितना है हमारे पास, देखो 42 प्लस F1, तो हो जाएगा 42 प्लस F1। ठीक है, बटा में F है ना, F कितना है, 65 है, गुणा H है ना, तो H कितने का अंतर है इसमें, 10 का अंतर है। तो अब यहाँ पर देखो इसको इधर ले आओ, 46 प्लस का 40 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये काट दो, 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 10,
तो यहाँ से कितना आएगा देखो 115 माइनस का 42, ये माइनस का अंदर गुणा कर लेगा तो हो जाएगा माइनस का F1। ठीक है, ये काटना चाहे तो काट सकते हो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है देखो 13 और गुणा में 2। ठीक है, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 6 बचेगा। 115 से 42 देखो यहाँ पर 5 3 2 5, यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे 11, 11 में से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, 7 बचेंगे। ठीक है, और ये माइनस का F1 है और बटा में 13 है, गुणा में हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 तियाँ 6, तो ये हो गया 3 बराबर 73 माइनस F1 बटा 13, बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ पर इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसकी इधर गुणा करा देंगे, फिर इसको सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 73 माइनस F1 बराबर 13 तियाँ 39, तो माइनस F1 बराबर 39, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो 73 है ना, यहाँ पर से 39 को घटा दो यहाँ पर, तो घटाने पर देखो 9 4 आएंगे ना यहाँ से डाल लेंगे 13, 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का 34 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि F1 हमारे पास आ गया 34, तो F1 कितना आएगा 34 आएगा। अभी इस F1 का मान, F1 पता चल गया, हमसे F1 पूछा गया तो 34 आएगा। F2 हमको पता करना है, तो इस F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो लिख दो यहाँ पर F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये रख देंगे। यहाँ पर देखो F1 क्या है हमारे पास, F1 प्लस F2 बराबर 79, F1 हमारे पास देखिए 34 है प्लस F2 बराबर 79, तो यहाँ से हमारे पास देखो F2 बराबर आ जाएगा 79 और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो F2 बराबर आ जाएगा 5 4 9 4 3 7 45, तो F1 हमारे पास 34 है, F2 हमारे पास 45 होगा। ठीक है, तो 34 और 45 हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो गई, बाकी यही होना चाहिए, कैलकुलेशन अगर सही है तो हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेखिक युगपत समीकरण 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस y बराबर 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये दो समीकरण दी गई हैं, उसका ग्राफ खींचना है, उसके बाद हमको जो है x के निर्देशांक भी निकालने हैं। एक प्रकार का त्रिभुज बनेगा तो उसके निर्देशांक निकालने हैं सबसे पहले। ठीक है, देखा तीसरा क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको दो समीकरण दी गई हैं। सबसे पहली जो समीकरण है वो है 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। और दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x प्लस y बराबर 6। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेकंड समीकरण है। ठीक है, चलो अब इसे कैसे करेंगे, इसमें ग्राफ हमको खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो, ग्राफ में हम रेखाएं खींचेंगे, तो रेखा खींचने के लिए आपको दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो समीकरण फर्स्ट की अगर आपको रेखा खींचनी हो तो आपको इससे दो बिंदु प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाकर के इसकी रेखा खींचेगी। फिर इसके लिए दो बिंदु प्राप्त करेंगे, तो क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट से, देखो समीकरण फर्स्ट में, देखो समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं हम, x बराबर पहले 0 रखेंगे। देखो यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेता हूँ इसके लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए, इसमें हम मानों को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले x रखेंगे, फिर y रखेंगे। सबसे पहले हम x में 0 रखेंगे, इस वाली समीकरण में सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर x है, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर 0 रख दो, तब हमारे पास देखो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ 0 माइनस 5y बराबर माइनस का 16, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा देखो 16/5, तो 5 × 15 और 5 × 10, यानी कि y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 3.2। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 3.2 y का मान। अब जब y का मान 0 रखेंगे तब क्या होगा, पहले x बराबर 0 रखा तो y बराबर इतना मिला, अब y बराबर 0 रखेंगे। जब y बराबर 0 रखते हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पर 4x माइनस 5y की जगह पर 0 प्लस 16 बराबर 0। देखो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 0 बराबर माइनस का 16, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 ×
16, तो माइनस का 4 आ जाएगा x बराबर, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब समीकरण सेकंड में भी सेम ही करेंगे, तो देखो यहाँ पर समीकरण सेकंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, x रखेंगे फिर y रखेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो देखते हैं y बराबर क्या मिलता है। समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये है, आपको दिख रही होगी 2x प्लस y बराबर, तो 2x की जगह पर 0 रखना है प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 2 तियाँ सॉरी यहाँ पर 2 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। y बराबर क्या मिलेगा, हमारे पास 6 मिलेगा, तो y बराबर हमें मिलेगा 6। अब y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तब क्या मिलेगा, तो जब y बराबर 0 रखते हैं तब क्या मिलता है, तो यहाँ पर देखो 2x प्लस y, यहाँ पर y की जगह पर क्या करो 0 रख दो, तो 2 तियाँ 6, यानी कि x बराबर हमारे पास मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर हमें x मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से इसे भी करना है। तो हमें देखो इसके 2 बिंदु मिल गए ये, और इसके मिल गए 2 बिंदु, तो बस अब ग्राफ खींच सकते हो आप, तो ग्राफ खींच सकते हो। देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिए यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, ये है, ठीक है। यहाँ पर हम, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी बाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहले 0 होगा, फिर यहाँ से हमारा कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 6 भी होगा कहीं ना कहीं पर। तो मान लेता हूँ यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो 6 है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर देखो इधर हमारे जो यहाँ पर बाई है, तो बाई डैश, यानी कि इधर पॉजिटिव होते हैं तो इसके नीचे निगेटिव होते हैं, तो माइनस का 1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। इधर भी ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, इधर ऐसे माइनस में लिख दो -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये एक्स का डैश है, निगेटिव है, ठीक है। अब इतनी चीज़ बन गई है। अब यहाँ पर जो है आप पहले इस वाली समीकरण की रेखा खींचेंगे, समीकरण फर्स्ट की रेखा। तो समीकरण फर्स्ट की रेखा के लिए देखो यहाँ पर बिंदु हमारे पास मिला x में 0 और y में -3। देखो यहाँ पर x में 0, तो x में ये x अक्ष है ना, यहाँ पर 0 और y में -3, तो y में -3/2 3.2, तो कहीं यहाँ पर मिलेगा बिंदु, ये हो जाएगा x में 0। देखो x में 0 है और y में 3.2, y है तो y में हमारे पास 3.2 यहाँ पर आएगा, तो ये मिल जाएगा एक बिंदु। आगे देखो x में -4, तो x हमारे पास क्या है, ये है, इसमें -4 ये है, ठीक है। x में -4 और y में 0, ये वाला बिंदु, तो इससे इसको मिला दो, ये मैंने ऐसे करके रेखा खींच दी, ठीक है, मिला करके। तो हमारी ये फर्स्ट समीकरण की रेखा हो गई है। अब हमारे पास सेकंड वाले में देख लो, सेकंड वाले में देखो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर x में 0 y में 6, तो x में 0 और y में 6, y ये है तो ये y में 6 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है। और x में 3 y में 0, तो x में 3 यहाँ पर है, तो इससे इसको जो है मिला दो, इससे जो है इसको मिला दो, ये मैंने मिला दिया। अब देखो यहाँ पर हमको कटान बिंदु ये वाला मिला। अगर मेरे पास अभी ग्राफ होता तो यहाँ पर जो हमसे ये भी पूछा गया है कि यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है कि x अक्ष से बने तथा त्रिभुज के शीर्षों से बने, इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने, देखो ये रेखाएं हैं और x अक्ष ये है, तो इससे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अच्छा, x अक्ष ये है और ये रेखा, इनसे कौन सा त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना ना हमारे पास, ये वाला त्रिभुज बना, तो हमें इसके निर्देशांक निकाले। तो ये तो पता है, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है। अगर मेरे पास ग्राफ होता तो ये हमको पता चल जाता, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हमको ये निकालना पड़ेगा, अभी तो हमको पता नहीं क्या होगा, क्या यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको अभी नहीं पता है, तो हमको निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का मान। तो देखो एक्स और वाई का मान आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान निकल आएंगे, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर देखो समीकरण जो फर्स्ट हमारे पास है वो क्या है, 4x - 5y बराबर 6। देखो यहाँ पर 4x - 5y बराबर -16, ये पहली समीकरण है। और जो दूसरी है वो कितनी है, 2x + y बराबर 6, ठीक है, 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6, ये सेकंड है। तो अब इसको हल करके x और y का मान निकाल लीजिए।
तो यहाँ पर जो है समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करा दीजिए, तब बराबर हो जाएगा। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम इसको। समीकरण सेकंड 2 से गुणा कराने पर तो 2 दूना 4x प्लस 2y, 2 छंग 12, समीकरण बन गई थर्ड। अब फर्स्ट से सेकंड को घटा दो, समीकरण फर्स्ट माइनस थर्ड। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास 4x माइनस 5y बराबर माइनस का 16, और ये हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 12। घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये चीज़ कट जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस, ये माइनस हो गया तो माइनस के 7y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 7 8 और 1 1 2 माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया 7 चौक 28, यानी कि y का मान आ जाएगा 4। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखो। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये 4x माइनस 5y की जगह पर 4 रखना है क्योंकि हम निकाल चुके हैं अभी ये, ठीक है। तो 4x माइनस 5 चौको 20 बराबर माइनस 16, तो 4x बराबर माइनस का 16, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 और 4 कम 4, यानी x का मान हमारे पास आ जाएगा 1। अतः ये हमें देखो यहाँ पर क्या पता करना था, हमें ये पता करना था यहाँ पर ये वाला बिंदु। तो x कितना आया, अभी x आया हमारे पास 1 और y आया 4। x कितना आया, 1 आया और y आया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बिंदु 1 कामा 4। देखो x की जगह पर 1 रख दिया, कामा था कामा लगा दिया, y की जगह पर 4 आई, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे किया है मैंने। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना, क्योंकि हमें संख्याएं पता नहीं है तो मानना पड़ेगा संख्या क्या है। तो मैं मान लेता हूँ, देखिए दिख रहा है नहीं साहब, आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। माना पहली संख्या का अंक x है तथा दूसरी संख्या मान लेता हूँ y है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर y, मैंने ये चीज़ मान ली, ठीक है। तो पहली शर्त से देखो, प्रथम शर्त से, पहली शर्त से बताया गया है कि 2 अंकों का योग 9, 2 अंकों का योग 8 है, यानी कि इनका x और y का योग करेंगे अगर आप तो 8 आएगा, क्योंकि हमें भाई हमने मानी है x और y, तो अगर इनका योग करेंगे तो 8 आएगा। ये समीकरण मान लो पहली। इसमें से y का मान भी आप निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहो तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस x, तो समीकरण मान लो a, ठीक है ऐसे। अब देखो आगे द्वितीय शर्त से क्या है, द्वितीय शर्त में बताया गया है उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। x और y का व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो x का उल्टा होगा 1/x और y का उल्टा होगा 1/y, इनका योग करेंगे तो आएगा 8/15। समझ में नहीं आना यहाँ पर, देखो x है तो x के बटे कुछ तो 1, अब इसको उल्टा कर दो, यानी कि 1 को ऊपर ले जाओ, x को नीचे कर दो तो उल्टा हो गया 1/x। y का भी सेम ही किया, इनका योग 8/15 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की 1 से गुणा हो जाएगी तो x आएगा, y की 1 से गुणा होगी तो y आएगा, x की y से करा दोगे तो x y आ जाएगा, और हमारे पास ये 8/15 है, ठीक है। अब यहाँ पर तक कोई डाउट है नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर मान रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण देखो समीकरण ए से देखो, समीकरण ए में हमको y बराबर 8 माइनस एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर देखो x, y की जगह पर हम क्या करेंगे 8 माइनस एक्स रख देंगे, और नीचे हमारे पास देखो x और y है, y की जगह पर 8 माइनस एक्स बराबर 8/15, ये कट जाएगा। तो देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो x ये ऊपर 8 है, नीचे देखो x की अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x² माइनस प्लस का 8x बराबर 8/15, ठीक है। अब इसकी ये कट जाएगा 8 कम 8, तो इसकी इधर गुणा कराएंगे तो x² प्लस 8x बराबर 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस अगर कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 8x, ये आप इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलो यहाँ से हमें मिला x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, है कि नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया ना, तो इतना बचा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। आपको ऐसी संख्या सोचनी जिनके गुणा करें 15 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 8 आए, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 या 15, है कि नहीं। 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा।
तो हमारे पास आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 3x, ये क्या कर रहा हूँ मैं, देखो प्लस 15 बराबर 0। देखो यहाँ से हमारे कॉमन है x, तो x माइनस के 5 यहाँ से, और यहाँ से हमारा माइनस का 3 कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर 0। देखो सबसे पहले इनको कॉमन वाले को एक साथ लिख लो, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए जब आप x माइनस 3 को 0 के बराबर डालते हैं तब हमें x बराबर मिलता है 3, ठीक है। और जब आप x माइनस 5 को 0 के बराबर डालते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 5, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा है लगता है आपको, ठीक है, साफ दिख रहा है ना ये आपको, ठीक है। ध्यान हट जाता है ना बिल्कुल सवाल कराने में, तो ध्यान हट जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमको जो पहली संख्या मिल गई है वो मिल गई है 3, तो यहाँ पर लिख दो अतः पहली संख्या 3 है, ठीक है। इसलिए देखो पहली संख्या x बराबर 3 मिल गई, 3 भी और 5 भी, कोई भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, मैं 3 मान रहा हूँ, पहली संख्या 3 है, ठीक है। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें मान रख दो यहाँ पर y बराबर 8 माइनस एक्स है, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स की जगह पर 3 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। तो लिख दो यहाँ पर अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 3,5 होंगी, बस हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना था। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे 3 और 5 को तो 8 आएगा, इनका योग 8 आएगा, इनका व्युत्क्रम करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देखिए। चलो देखो अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर होगी। चलो ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में आएगा पक्का, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है यहाँ पर, एक मंदिर है, मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। सपोज करो यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है। पहले यहाँ पर भवन मान लो, यहाँ पर भवन है तुम्हारे पास, और भवन के सामने क्या है, एक मंदिर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, जमीन पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये भवन है, ये मंदिर है, मंदिर ये 15 मीटर ऊंचा है, मान लेता हूँ A-B मंदिर है, और ये P-Q मीनार है, ठीक है। A-V है, ठीक है, ये B है, ठीक है। A-B मंदिर है, बोला गया है कि 15 मीटर ऊंचा मंदिर है, मैंने 15 मीटर ऊंचा मंदिर बना दिया। बोला गया कि मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष ये है, भवन, हाँ, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, सड़क के दूसरी ओर बना भवन ये है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, तो इसको पहले इससे मिला दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। आगे बोला गया है भवन के पाद का अवनमन कोण, भवन ये है तो भवन का पाद ये है, तो इसके साथ अवनमन कोण, कहने का तात्पर्य यहाँ पर अवनमन कोण ऊपर बनेगा तो 45 ये हो जाएगा, ठीक है, ये 45 है। समझ में आ गया। चलो यहाँ पर आगे बताया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, यहाँ पर लिख लो जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई, अच्छा भवन की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो ऊपर मान लो कि माना भवन की ऊंचाई मान लेता हूँ भवन की ऊंचाई h है, तो हमें सिद्ध करना है h बराबर, यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, 5 3 + √3 मीटर होगी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको मान लीजिए कोई ये बिंदु है नहीं, इसको D मान लो, ठीक है, इसको D मान लो। चलो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर माना ये भवन है, तो भवन की मैंने ऊंचाई को माना है h, तो ये पूरी की पूरी जो है h है, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा। क्यों होगा 15, क्योंकि ये वाली जो AB है वो किसके बराबर है, वो DP के बराबर है, और जो AD है वो
AD जो है वो किसके बराबर, देखो ये वाली जो है इसके बराबर आपको लग रही है ना, बिल्कुल है ही, वो तो बराबर है ही, दिख ही रही होगी आपको। ये AD जो है BP के बराबर है, AB जो है वो DP के बराबर है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये 15 है तो ये भी 15 ही होगी। अच्छा, ये पूरी की पूरी H है, तो इस पूरी की पूरी H से अगर आप इसको घटा देंगे तो ये वाली हमें मिल जाएगी। इस पूरे के पूरे से इतना 15 घटा देंगे, यानी कि पूरे H से अगर आप H से 15 को घटा देंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, यानी कि QD मिल जाएगी। तो बस अब इतनी चीज़ समझ ली। चलो आप सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलो। इसमें सबसे छोटा त्रिभुज कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला छोटा त्रिभुज है हमारे पास, QAD है। तो यहाँ पर चलो त्रिभुज QAD में, अब इस त्रिभुज में आप टेन थीटा लेंगे सबसे पहले। तो टेन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा आधार होता है। तो थीटा देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसमें थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। लंब अपने पास देखो इस वाले में त्रिभुज में लंब अपने पास है H माइनस का 15 बटा आधार। आधार हमारा AD है, इसकी जगह पर आप BD भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो मैं BD लिख दूंगा। तो यहाँ से देखो टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ये H माइनस का 15 बटा BD की 1 से गुणा करा दोगे तो हो जाएगा BD बराबर, इसकी इधर गुणा करा दोगे तो हो जाएगा √3 H माइनस 15। इतनी चीज़ के लिए है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलो। अब हम चलेंगे त्रिभुज ADP में, ठीक है, समझ गए बात को। देखो यहाँ पर देखिए अब हम किस त्रिभुज में चलेंगे। अब त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ADP में, ठीक है। तो त्रिभुज देखो यहाँ पर ये BD जो है, ये BD किसके बराबर, देखो क्या है यहाँ पर भाई, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर BD। देखो यहाँ पर BD जो है वो AD के बराबर है। देखो BD जो है वो AD के बराबर है, ये D है, ठीक है। ये क्या है मैंने यहाँ पर भाई, दिक्कत हो रही लगता है यहाँ पर। देखो AD जो है ये P था यार, ये P है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, AD जो है BP के बराबर है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर BD लिख दिया है। तो ये BD नहीं, सॉरी BP है, ठीक है, BP है, ठीक है। AD की जगह पर मैं BP, यहाँ पर BP है क्योंकि ये है, ठीक है, BP है। चलो अब यहाँ पर देखो ये BP जो है वो, ये देखो BP जो है वो AD के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ AD बराबर टोटल, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में इस वाले त्रिभुज में आप जो है टेन थीटा ही लीजिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा हमारा इसमें 45 है, बराबर लंब अपने पास कितना है, देखो लंब हमारे पास है DP, यानी कि DP 15 है ना। आधार हमारे पास कितना है, इस वाले त्रिभुज में AD है। आधार हमारे पास क्या है, AD है ना। तो ये 10 45 का मान 1 और ये 15 बटा AD। अब देखो यहाँ से AD कितना है, देखो इसके बटे कुछ नहीं तो AD की AD से गुणा हो जाएगी, AD और 15 एकम 15। AD की जगह पर आप समीकरण फर्स्ट से देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट में हमको यहाँ पर AD बराबर इतनी चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD की जगह पर √3 इंटू H माइनस 15 बराबर ये 15 है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब √3 के अंदर गुणा करा सकते हैं आप। तो √3 की H से हो जाएगी, √3H हो जाएगा, यहाँ पर 15 √3 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3H बराबर 15, माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया 15 √3, ठीक है। अब यहाँ से देखो H बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 15 + 15 √3, ये गुणा में था √3 बटे में पहुँच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें सिद्ध हो गया है H बराबर 15 15 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बचेगा 1 + √3 बटा में √3 नीचे होता नहीं तो उसका हर पर में कर देंगे, ठीक है। तो H बराबर आ जाएगा 15, ये 15 हो गया ना यहाँ पर, 3 + √3 गुणा √3 बटे ये 3 हो जाएगा और 3 × 15 हो गया, ठीक है। तो H बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 5 × 3 + √3, ये √3 भी होगा, ठीक है, √3 भी होगा। तो ये होगा, इस तरीके से सिद्ध हो गया है हमारा। अब आप देखें अगर यहाँ पर ये चीज़ हमको सिद्ध करनी थी ना, तो यहाँ पर 3 + √3 है। तो 3 + √3 ये हमारा √3 गुणा में आएगा ही आएगा, ठीक है। उन्होंने लिखा नहीं है, बाकी इसी तरीके से ऐसे ही सिद्ध करना है, ठीक है आपको। चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। जो चौथे का अथवा वाला क्वेश्चन है उसे देखिए। अथवा वाला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 होगी पर मीटर होगी। चलो, यहाँ पर एक भवन है और एक स्तंभ है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर भवन बना लेते हैं और भवन के सामने एक स्तंभ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्तंभ होगा और स्तंभ के सामने एक भवन है हमारे पास, ठीक है। ये भवन है, ये वाला भवन है, मान लेता हूँ A B भवन है और PQ स्तंभ है। ये PQ स्तंभ है, ठीक है। इससे इसको मिला दो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। बताया गया है कि एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये भवन है, भवन का शीर्ष ये है और स्तंभ का शीर्ष ये है, तो इससे इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण, भवन के शीर्ष, ये भवन का शीर्ष ये है और स्तंभ का शीर्ष ये है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद, हाँ सॉरी, भवन के शीर्ष से स्तंभ, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई लगता है मुझसे। भवन का शीर्ष ये है ना, हाँ, भवन का शीर्ष ये है और स्तंभ का पाद ये है, तो इससे जो इसका अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। सिमिलरली जैसे ऊपर किया वैसे ही उसी इस क्वेश्चन को सेम करना है, ठीक है। और बताया गया स्तंभ की ऊंचाई, ये स्तंभ जो हमारे पास है ये पूरा का पूरा 40 मीटर है, 40 मीटर जो है ऊंचा है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई 20 × √3 - 1 मीटर होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम ऊपर जैसे मैंने किया है वैसे ही कर लेना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा, आप कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन 5वां है अथवा वाला, वो सिद्ध करना है। उसमें भी बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाना है ना, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। चलो, अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो अगर सिद्ध कीजिए कि tan θ + sec θ - 1/tan θ - sec θ + 1 बराबर होगा 1 + sin θ cos θ। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, पहले उतार लेता हूँ। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि tan θ + sec θ - 1/tan θ - sec θ + 1 बराबर 1 + sin θ cos θ होगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करके दिखानी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो, इसको करने के लिए आपको जो है सबसे पहले कि एक पक्ष को ले लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस LHS को ले लेता हूँ, टेकिंग LHS। तो LHS ये हमारे पास है, इसको ले लो। tan θ + sec θ - 1/, ये क्या है हमारे पास, tan θ - sec θ + 1, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब हम इसको जो है थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। क्रमबद्ध तरीके से तो लिखा है, बस यहाँ पर एक चीज़ ऐसे कर दो। देखो, tan θ + sec θ, इस 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो 1 बराबर क्या होता है, sec² θ - tan² θ। आप जानते हो कि sec² θ - tan² θ बराबर होता है 1 के। तो इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर sec² θ - tan² θ। और नीचे हमारे पास क्या है, देखो ये है हमारे पास tan θ। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे अगर, तो क्या हमारे पास बचेगा 1 सॉरी यहाँ पर से थोड़ा देखो, यहाँ पर बचेगा sec θ, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ बचेगी। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का था, देखो ये प्लस का 1 था, माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऊपर tan θ + sec θ माइनस ये a² - b² का फॉर्मेट में आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं a + b a - b। तो इसको लिखोगे sec θ + tan θ इंटू sec θ - tan θ, क्योंकि आप जानते हो a² - b² के फॉर्म में है, तो a + b a - b, ठीक है। और नीचे अपने पास क्या है, tan θ - sec θ, ये sec है, ठीक है, ये -1। अब tan θ प्लस, देखो sec θ + tan θ, sec θ + tan θ कॉमन में है, तो ये कॉमन निकाल लो, sec θ + tan θ कॉमन में है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस, ये चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा sec θ माइनस अंदर गुणा करेगा तो हो जाएगा प्लस tan θ। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, देखो नीचे tan θ माइनस sec θ माइनस अंदर गुणा करा देगा तो +1 हो जाएगा। तो ये चीज़ देखो सेम है, बिल्कुल कट जाएगी, तो हमारे पास ये बचेगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास बचा, देखो sec θ + tan θ। अब देखो sec θ की जगह पर आप लिख सकते हो 1/cos θ,
टेन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब नीचे एक जैसा है तो सेम उतार दो और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपने कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही ईजी है। 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और ईजी बहुत क्वेश्चन दिया है इन्होंने। अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, ठीक है, अथवा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ पर तो ब्लर हो जाता है बिल्कुल, अभी 2 मिनट रुकिए, ठीक है। चलो यहाँ पर इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। चलो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर सबसे पहले सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर होगा सेक ए प्लस टेन ए के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस LHS को ले लेंगे, टेकिंग LHS, क्योंकि आपको पता है इसको लेंगे फिर तभी ये हो पाएगा। तो LHS को यहाँ पर ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये अंडर को थोड़ा बड़ा कर लो। ये जो नीचे है बिल्कुल देखो, यहाँ पर ऊपर देखो सब कुछ सेम है ना, प्लस माइनस में अंतर है। तो मैंने बताया था जब ऊपर सब कुछ सेम हो, खाली प्लस माइनस बदला हो, तो आपको हर परमेकरण करना पड़ता है। तो इसका हर परमेकरण दो, माइनस का ऊपर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हर परमेकरण में चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पर प्लस में लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये गुणा में है तो आमने सामने गुणा कर लेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो 1 हो जाएगी 2 घात। अब देखो यहाँ पर ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो a, इसको आप एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखो 1 ऊपर क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हमारे पास है कोस थीटा। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका हटा कर हम पूरा का पूरा टोटल लगा सकते हैं। इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर देखो बच्चा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये कोस थीटा जो इसके बटे में भी इसके बटे में, तो 1 अपॉन कोस हम लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ऊपर देख लीजिए यही हमको लाना था ना। तो इस तरीके से ये जो है प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर जो है सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन था ना मंदिर वाला, तो इसमें क्या था, यहाँ पर अंडर रूट 3 उन्होंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन उन्होंने गलत लिखा है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी इनसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलो आगे इस तरीके से हमने जितने भी इसके क्वेश्चन थे दीर्घ उत्तरीय उन सभी को करा दिया है। हालांकि लंबी क्लास हो गई, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। अगर सब अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।